हेलो बच्चों, ये आपका पहला टॉपिक है क्लास 12 का विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और इसमें हम सबसे पहले आज आवेश को पहले देखेंगे कि आवेश में क्या क्या गुण होते हैं, क्योंकि आवेश ही इस अध्याय का ऐसा आप ये कह सकते हैं हेडिंग है या कह सकते हैं मेन पॉइंट, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका पहला हेडिंग आवेश। आवेश को समझने के बाद आगे हम इसके बारे में और भी चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। और आप लोग एक बात आराम से चीज़ को समझें, इस बात के लिए परेशान ना हो कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। नोट्स मैं आपको PDF फाइल में नीचे अटैच कर दूंगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आवेश का हेडिंग। आवेश क्या होता है? तो आवेश को समझने के लिए हम ये कहते हैं आपसे कि आप पहले अपनी छोटी क्लासेस में ये परमाणु की संरचना अगर आप जानते हैं, तो परमाणु में आपके एक नाभिक होता है। नाभि में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसमें बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इसके परितः घूमते रहते हैं। अब परीक्षण के द्वारा वैज्ञानिकों ने ये देखा कि प्रयोग करके ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप रखे होते हैं या आते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हैं, प्रयोग से इन सब का निरीक्षण किया गया। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम एक साथ रखते हैं तो आपस में इनमें आकर्षण होता है। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल लगता है और यहाँ पे आपका आकर्षण का बल लगता है। ये आकर्षण बल और ये आपका प्रतिकर्षण बल। अब इस चीज को अगर ध्यान से आप समझो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि वो ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण यहाँ पे ये दोनों आपस में प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं और ये दोनों कण आपस में आकर्षण बल लगा रहे हैं। जिस गुण के कारण ये बल उत्पन्न हो रहा है उस गुण को आवेश बोलते हैं, और इन बलों को वैद्युत बल बोलते हैं। तो ये और बात समझ में आई कि आवेश किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का या किसी अणु का या किसी कण का वो गुण होता है जिससे वो दूसरी वस्तुओं पे वैद्युत बल लगाता है। अगर आपको प्रैक्टिकली इसको समझना है तो आप ये भी आसानी से कर सकते हैं अपने घर पे ही, या आपने किया भी होगा छोटे जब रहे होंगे, या आप भी कर सकते हैं आपको कि आप अपने बाल को कंघे से, सूखे बाल को कंघे से आप कंघी करने के बाद इसके समीप में आप छोटे छोटे कागज के कण अगर लाके आप रखते हैं तो ये कागज के कण इसकी तरफ, कंघे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि आप फिर से ये कह सकते हैं कि आवेश एक ऐसा गुण है, किसी वस्तु का ऐसा गुण है जो वस्तुओं को आपस में वैद्युत बल से प्रेरित करता है, ये भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये आकर्षण का गुण आ गया है, आकर्षण का बल आ गया इन दोनों के बीच में। तो सीधी सी बात ये हो गई, आवेश एक गुण है जो दो वस्तुओं के बीच में वैद्युत बल उत्पन्न कराता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि वैद्युत बल जो होता है वो दोनों तरीके का होता है। वैद्युत बल ये आपका आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो ये आवेश केवल एक गुण होता है। लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, इलेक्ट्रॉन आवेश नहीं है। आवेश, इलेक्ट्रॉन एक कण है जिस पे आवेश रहता है, ठीक है। इसका एक गुण है आवेश का इस पे। जैसे आप अभी बहुत सारी बातें अभी इसको हम और भी समझाते रहेंगे कि अब देखा जाए कि आवेश के प्रकार क्या हैं। आवेश के प्रकार अगर आप समझेंगे तो आवेश के प्रकार में, आवेश के प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि जो वैद्युत बल है वो दो तरीके का है, आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो उन्होंने यहीं से इस चीज़ का अनुमान लगाया कि अगर बल दो तरीके का है तो निश्चित ही जो आवेश होंगे वो दो प्रकार के होंगे। और उन्होंने सबसे पहले फ्रैंकलिन ने एक आवेश को धन आवेश दिया, फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, और दूसरे आवेश को उन्होंने ऋण आवेश दिया।
बोला, इसको बोला कि एक को हम धन आवेश बोलेंगे, दूसरे को ऋण आवेश बोलेंगे, ये बोला उन्होंने। अब ये भी एक तरीके से कहिए कि ये निश्चय कर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पे हम लोग हमेशा ऋण आवेश मानते हैं और प्रोटॉन पे हमेशा धन आवेश मानते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आपका ऋण आवेश आएगा, प्रोटॉन पे आपका धन आवेश आएगा। तो ये था आवेश के बारे में कुछ चीजें। अब इसके बाद फिर से मैं कह रहा हूं, आप लोग नोट्स के लिए परेशान है, नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे। फिर आपके पास अब यहाँ पे हम लोग जो ये हमारा चैप्टर है या अध्याय है ये विद्युत के बारे में, तो विद्युत को हम लोग पढ़ने के लिए ये करते हैं कि विद्युत को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। एक तो आपका रहेगा स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, और दूसरा भाग रहेगा आपका यहाँ से धारा विद्युत, धारा विद्युत। अब स्थिर विद्युत में क्या होता है आपका, स्थिर विद्युत को अंग्रेजी में भी कुछ चीजें हमको जाननी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर आप बोल सकते हैं इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये आप बोल सकते हो इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। धारा विद्युत को आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आप बोल सकते हो। अब आप देखें अगर यहाँ पे, तो इसमें स्थिर विद्युत में क्या होता है, जब आवेश रहता है, कोई आवेशित कण रहता है, तो वो आवेशित कण की अवस्था अगर स्थिर है तो वो अपना कुछ अलग सा गुण दिखाता है, और जब ये आवेशित कण गतिमान हो जाता है, ठीक है, ये गतिमान हो गया यानी इसमें कोई गति आ गई, तब ये अपना कुछ अलग गुण दिखाता है। जैसे हम बच्चे होते हैं, समझने के लिए, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, ये केवल एक उदाहरण के लिए है कि बच्चे अगर चुपचाप आपके सामने बैठे हैं तो वो कुछ दूसरी सारी चीज़ें उनको देखने को मिलती हैं, और जब वो दौड़ रहे होते हैं तो उनका कुछ हाव भाव दूसरा रहता है। बस एक एग्जाम्पल का मैंने आपको एक समझाने के लिए चीज़ बोला है। तो ये आवेश स्थिर है, तो इसके गुण जो दिखाएगा, या इस समय जो भी चीज़ें हम इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या क्या गुण दिखा रहा है, क्या क्या अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन, यानी स्थिर आवेश का जो गुण होता है वो हम लोग स्थिर विद्युत में पढ़ते हैं। गतिमान आवेश जो कुछ अपना गुण दिखाता है वो हम लोग धारा विद्युत में पढ़ते हैं। तो अभी जब तक हम आपसे ये धारा विद्युत के बारे में, गतिमान जो आवेश उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, तब तक हमको ये समझ के चलना है जो भी जिस भी चीज़ का अभी तक हम व्याख्या करेंगे आगे भी चैप्टर में, वो स्थिर विद्युत के अंतर्गत ही होने वाला है। तो ये था आवेश के बारे में इतनी सारी चीज़ें। अब हम आवेश जान चुके हैं, आवेश का ये क्या होता है, और विद्युत में हम लोग को आवेश के किस तरीके से रहेगा ये, और कैसा अध्ययन उसका करना है, स्थिर आवेश का और गतिमान आवेश का। अब हम लोग आवेश की इकाई देखते हैं कि आवेश की इकाई क्या होगी। आवेश की इकाई, अब आवेश की इकाई को समझने के लिए हम एक सूत्र आपको लिखते हैं। आप जानते होंगे आवेश बराबर, छोटे क्लासेस में आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, धारा गुणे समय, ये आपने पढ़ा होगा, धारा गुणे समय। तो आवेश को अगर मैं Q से लिखता हूं, धारा को I से लिखता हूं, तो ये समय को T, तो Q = I × T। अब धारा का जो इकाई होता है या धारा का जो मात्रक होता है SI सिस्टम में, वो होता है एम्पियर, एम्पियर, और समय का होता है सेकेंड। तो यहां से आवेश का जो इकाई आ गया वो एम्पियर सेकेंड आ गया SI सिस्टम में, SI पद्धति में। तो आवेश का हम लोग इकाई बोलते हैं कि कितना आवेश है, इतने एम्पियर सेकेंड आवेश है। अब इतने क्या बड़े यूनिट को, या इस यूनिट को हम लोग एक नए तरीके से भी लिख सकते हैं, कूलाम। ये क्यों लिखा जाता है, असल में क्या है कि हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट कूलाम थे कि उन्होंने इस आवेश के लेके बहुत सारी चीज़ें अपने रूल दिए हुए हैं, तो उनकी मेमोरी में इतना बड़ा जो आपका एम्पियर सेकेंड बोल रहे हैं, इनकी मेमोरी में इसको छोटा सा नाम दे देते हैं कूलाम, ताकि उनको एक अच्छा, हम लोग ये कह सकते हैं, उनकी याद बनी रहे, उनको उनकी मेमोरी बनी रहे किसी भी तरीके से, उन्होंने इतना सारा काम किया। तो इसको हम लोग SI यूनिट में कूलाम भी बोल सकते हैं, और इसको C से लिखते हैं, आवेश की यूनिट हो गई। अब आपके पास ये पूछा जाता है, या बोर्ड में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में, या किसी अन्य एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि आवेश की विमा क्या होगी। तो आवेश का, या आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, आवेश का विमीय सूत्र। तो इसमें बहुत आसान ये भी है, आप धारा को
बीमा जो होती है वो एम्पियर बोला, इसको आप ए से लिखते हैं, और जो समय होता है सेकेंड है इसको आप टी से लिखते हैं। तो ये इसका बीमीय सूत्र एटी आ गया। अब इसको एम और एल के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका लिखा हुआ आता है कि एम की पावर 0 लगा दीजिए, एल की पावर 0 लगा दीजिए, और ये टी और ए, ये दोनों वैल्यू 1 1 हो जाएंगी, दोनों की पावर 0 है तो वही चीज़ आएगी। टी ए लिखिए, ए टी लिखिए, तो इस तरह भी आपका लिखा होता है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आई कि आवेश क्या होता है। आवेश एक गुण है जो दो वस्तुओं के मध्य वैद्युत बल उत्पन्न करता है। फिर हम लोग आवेश की इकाई देख लिए कि आवेश की इकाई कूलाम है। आवेश को हम लोग जो इनकी उसके बारे में अध्ययन करेंगे दो अवस्था में, उसका स्थिर अवस्था में अध्ययन करेंगे और गतिमान अवस्था में। अभी फिलहाल हम लोग स्थिर अवस्था में सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत ये 3 हेडिंग आ गई हैं। बच्चों ये अब आपका अगला जो इसमें हेडिंग है आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हमको ये बताता है कि कोई वस्तु क्यों आवेशित हो जाती है, कोई वस्तु क्यों आवेशित हो जाती है या वो उदासीन क्यों होती है। तो इसमें आपको फिर से मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है कि हर वस्तु में, अभी मैं आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था आवेश समझा रहा था तो ये बताया था कि किसी भी वस्तु में या पदार्थ में परमाणु होते हैं, तो वो परमाणु में आपके नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहरी कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अगर हम किसी वस्तु में माने इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि उसको गिनने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लीजिए Ne है और प्रोटॉन की संख्या Np हो। ये आप अपने छोटे से क्लास में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती हैं। अगर किसी वस्तु में ये स्थिति हमेशा ही बनी रहे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वो हमेशा बराबर बनी रहें, जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही प्रोटॉन हो, तो वो वस्तु उदासीन अवस्था में कही जाती है। या ये कह सकते हैं आप कि वो वस्तु, अथवा आप बोल सकते हैं वो वस्तु अनावेशित है, अनावेशित वस्तु है या पदार्थ है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाए तो हम ये कहेंगे वो वस्तु ऋणावेशित है, ऋणावेशित है। और यदि किसी वस्तु में या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाए तो हम ये कहेंगे कि वो वस्तु धनावेशित है, धनावेशित है। अब एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि वस्तु या पदार्थ के जो परमाणु होता है, तो परमाणु में नाभि के अंदर प्रोटॉन बंधा रहता है। प्रोटॉन तो कभी बाहर निकल ही नहीं सकता है, और अगर प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बराबर तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा और कम भी हो सकता है। तो ज़्यादा अगर हो रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ये निश्चित है कहीं से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ पे आ गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इधर उधर घूम सकते हैं, जिससे भी निकल के आया होगा उस पदार्थ पे आ गया होगा। या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम है तो ये भी निश्चित है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पदार्थ से कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे। तो ये बात समझ में आती है कि अगर हम लोग जब भी कोई आवेशित चीज पाई जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण हुआ होता है, या तो उस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए होते हैं क्योंकि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहते हैं हमेशा, या तो उस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए होते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाएगी, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन उससे निकल के दूसरी जगह चले गए होते हैं तो वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। ये चीज समझ में आपको आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत केवल यही बताता है कि वस्तुओं के आवेशित और ऋणावेशित होने का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। बस इतनी सी बात ये बोलता है इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही वस्तुओं के आवेशन के लिए जिम्मेदार है, या उसी की वजह से ऐसा हो सकता है। ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। अब हम लोग इसके बाद जो अगला हेडिंग है
उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ या वस्तु, विद्युत रोधी, इसको यहाँ पे चालक को आप बोल सकते हैं कंडक्टर, और ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर। और इसको एक नाम और भी दे सकते हैं अंग्रेजी में, आप डाई इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। इसका हिंदी में विद्युत रोधी को आप ये भी बोल सकते हैं परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। इसको आप अचालक भी बोल सकते हैं, इसको आप कुचालक भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें सेम चीज़ हैं। विद्युत रोधी बोलिए पदार्थ है या परावैद्युत पदार्थ है, इंग्लिश में आप इंसुलेटर बोलिए या फिर डाई इलेक्ट्रिक बोलिए। इसको आप कुचालक भी बोल सकते हैं, विद्युत रोधी को अचालक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग बारी बारी से ये चीज़ें हमको समझनी है। चालक को आपने कंडक्टर बोला, अंग्रेजी में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रखने में भी कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि अंग्रेजी की वजह से याद रह जाती है, इसलिए मैं अंग्रेजी भी बताता चलता हूँ। आगे चल के क्लास में जब बड़े क्लासेस में आप पहुँचेंगे, कहीं पे भी आप कुछ भी कर रहे हो 12th के बाद, तो वो उसमें आपकी हिंदी नहीं रहेगा, आपको इंग्लिश में ही बहुत सारी बुकें हैं, अच्छी बुकें उसी में इंग्लिश में ही पढ़नी होगी। तो अब आप देखें कि हालांकि ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है कि हम तो ऐसा चाहते हैं कि हिंदी मीडियम में ही लिखा जाए अच्छी बुकों को भी, चाहे हम बड़े क्लास में पहुंच जाएं, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। लेकिन ऐसा फ़िलहाल अभी नहीं है कि ज़्यादा अच्छी बुकें अवेलेबल नहीं हैं, तो हम लोग अंग्रेजी में भी मैं कुछ कुछ कोशिश करूँगा, आपको बताता चल दूँगा कि इसका इंग्लिश क्या होता है। चलिए अब पहले चालक बताते हैं कि चालक क्या होता है। तो चालक में आप ये समझिए, चालक के अंतर्गत, चालक में वो पदार्थ या वो वस्तु चालक कहलाते हैं जिसमें आप ये जानते हैं कि फिर से देखिए सब चीज़ इलेक्ट्रॉन पे ही बेस्ड थ्योरी है सब कुछ इसका। तो इसमें क्या होगा कि आप जो परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जिसको आप यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी, ये बंध बनाने के काम में आते हैं, केमिस्ट्री से थोड़ी ये चीज़ें आप जानते होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, ये आसानी से निकल सकते हैं अपनी कक्षा को छोड़ के। इसी तरह हर परमाणु से, बहुत सारे परमाणु होते हैं, उनमें से बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निकल के इधर उधर आराम से किसी भी दिशा में घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे भ्रमण कर सकते हैं वस्तु के सतह पे आराम से। तो जब ऐसा हो सकता है, जब किसी पदार्थ में ये गुण आ जाता है, तो उस पदार्थ को हम लोग चालक बोलने लगते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे आराम से जा सकते हैं उसके सतह पे, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग चालक बोलते हैं। इसके जो उदाहरण हैं चालक के, वो आप ये कह सकते हैं, सबसे धातुएं जितनी हैं वो हमारी एक अच्छी चालक होती हैं, उसमें प्रॉपर्टी देखने को मिलती होगी। और आपका हमारा शरीर, मानव शरीर, आपका जंतु शरीर, ये सारे चालक हैं। हमको लोग को करंट लगता है ना। और इसके अलावा आपका विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट में आप जानते हैं नमक का घोल, इसमें भी ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में आप जानेंगे, पढ़ेंगे कि ये भी एक चालक होते हैं, चालक की तरह व्यवहार करते हैं विद्युत अपघट्ट। हमारी पृथ्वी भी एक अच्छी चालक है, और पृथ्वी के और भी बहुत अच्छे गुण हैं, और बहुत सारे चालक हमको मिल सकते हैं आदि। यहाँ पे ये चालक हो गया। अब चालक से संबंधित कुछ बातें और भी आपके पूछी जाती हैं। चालक से संबंधित वो बातें ये हैं कि चालक में आपको ये बताना होता है कि चालक में मुक्त आवेश क्या होता है। ये एक नंबर पे पूछा था, बोर्ड वगैरह पूछा गया है। मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश बताइए। तो इसका जो संबंध है वो चालक से ही है। अब मैं आपको यही चीज समझा रहा था कि जब यहाँ पे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में, वो अपनी कक्षा से निकल के इधर उधर जो घूम रहे होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर आराम से घूम रहा है कहीं किसी भी दिशा में, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि आराम से इस पर फ्रीली मूव कर रहा है, कोई बिना किसी रोक टोक के, तो इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त आवेश। मुक्त आवेश, क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश, ये आराम से इधर उधर घूम सकता है। अब दूसरा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ के चला जाता है तो परमाणु वहीं पे स्थिर रहता है,
और ये आप जानते होंगे कि जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो धनायन बन जाता है। ये आपका परमाणु था, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये आपका धन आयन बन जाएगा, या पे इस पे धन आवेश आ जाएगा, आप इस तरह भी कह सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऋण आवेश है, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो परमाणु था वो धन आवेश की तरह काम करेगा, या धन आयन की तरह कह सकते हैं आप काम करेगा, और ये अपने जगह पे ही स्थिर रहेगा। जिस परमाणु से निकल के इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है इधर उधर, लेकिन वो धन आयन या धन आवेश परमाणु उसी जगह पे अपनी जगह पे स्थिर है। तो इसको हम लोग, ये भी एक आवेश इसमें भी आ चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं बद्ध आवेश। तो मुक्त आवेश का जो संबंध है और है, और या बद्ध आवेश का संबंध चालक के डेफिनेशन में आप उठा के दे सकते हैं। ये जब किसी चालक में, जो चालक में ये गुण होता है कि उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा से निकल के इधर उधर घूम सकते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त आवेश बोलते हैं। और जो परमाणु रहता है वो धनायन बन जाता है, और वो भी एक आवेशित परमाणु आवेशित कण है, ये कह सकते हैं, और वो अपनी जगह पे स्थिर बना रहता है, इसलिए हम उसको बद्ध आवेश कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप देके उसको समझा सकते हैं। तो मुक्त आवेश था, बद्ध आवेश हो गया चालक के संदर्भ में सारी बातें। फिर चालक के संदर्भ में कुछ और बातें मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों, आप लोग बस इस चीज़ को समझिए और देखिए। ये अभी मैं आपको, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या जो भी चीज़ें आप इसमें आपको अगर अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ें मैं आगे बढ़ाऊँ, तो आप लोग इस चीज़ को अपने दोस्तों में भी बताइए, ताकि हमको ये लगे कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं और भी चीज़ें आपके लिए करने को सोच रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी तक तो एक अच्छी संस्था फिटजी आप जानते होंगे, वहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, लेकिन मैं इन चीज़ों को हिंदी मीडियम में, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, तो मुझे लगा कि हिंदी में अभी बहुत सारा कम काम हो पा रहा है। तो मैंने ये हिंदी इस लेवल पे आपको ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें उन लोगों को समझने में आती हैं, जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे होते हैं, उस लेवल पे आपकी भी कोई चीज़ें समझ में आए। केवल समझने का ही फेर है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं कि आपको कोई अच्छा सा एक्सप्लेन कर दो, समझ आप भी जाएंगे। आप हिंदी मीडियम के ऐसा मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप जरूर कर सकते हैं बच्चों। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी बताइए। तो चलिए फिर से एक नई चीज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे अब है हमारे पास कि चालक के में कुछ गुण होता है। चालक में ये गुण होता है कि अगर किसी चालक को आपने, कैसा भी चालक है वो, उसको आपने कोई आवेश दिया। अब वो आवेश कैसे दिया था इसको मैं बाद में बताऊँ। मान लीजिए कोई आवेश दे दिया, किसी जिस भी तरीके से देना है वो अभी बताता हूँ मैं। तो वो आवेश अगर आपने धन आवेश दिया तो उसकी सतह पे वो फैल जाएगा, ठीक है। अब वो चालक, अगर आपका सपोज दैट ये कोई गोला लेते हैं आप, ये अगर गोला दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक आपका होता है भरतू गोला, जिसको आप सॉलिड स्फीयर भी बोल सकते हैं, उसके अंदर धातु भरी है। मान लीजिए ये आपका यहाँ पे एक गोला था और ये ऐसा गोला था जो जिसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, धातु भरी हुई है। दो तरीके गोले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके सतह पे कोई ऋण आवेश देते हैं तो वो ऋण आवेश आराम से पूरी सतह पे फैल जाएंगे। अब अगर इसमें क्या होगा, अगर आप धन आवेश देंगे यहाँ पे अंदर वाले भाग में, तो ये धन आवेश भी बाहर की तरफ, सारा धन आवेश बाहर की तरफ आ जाएगा, और ये धन आवेश आपका इसमें भी बाहर सतह पे फैल जाएगा। तो चालक में कहीं किसी भी भाग में आप आवेश दें, चाहे उसके सतह पर आवेश दें तब भी वो पूरे सतह पे आराम से फैल जाएगा, चाहे उसके आंतरिक भाग में, अगर वो सॉलिड है, इस तरीके का कुछ धातु है, चालक है, उसके आंतरिक भाग में आप कोई आवेश देते हैं तो वो आवेश बाहर निकल के उसके सतह पे फैल जाएगा। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। फैराडे ने इसका यूज करके, इसका उपयोग करके काफ़ी अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए हैं। अभी तो आप बस खाली इसको मैंने बता दिया, कुछ चीज़ मुझे समझानी है कि चालक में ये भी गुण एक होता है। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई कि चालक के पास ये सारे गुण आ जाते हैं कि चालक में जब किसी भाग में आवेश आता है तो वो आवेश समान तरीके से उसके पृष्ठ पे फैल जाता है, चाहे वो आवेश ऊपरी सतह पे किसी भाग में दिया जाए या उसे किसी आंतरिक भाग में दिया जाए। ये हो गया चालक का एक गुण। अब इस चालक के इसी गुण से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे भू संक्रमण क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ अगले हेडिंग में।
रोधी पदार्थ पढ़ने हैं कि विद्युत रोधी पदार्थ या वस्तु कैसी होती है। इस चीज़ को आपको इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आप विद्युत रोधी पदार्थ को समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि विद्युत रोधी वो पदार्थ होते हैं जिसको आप ये भी आप बोलते विद्युत रोधी या परावैद्युत, जो भी आप बोलना चाहें, परावैद्युत पदार्थ। इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक, ये लिख देते हैं। तो इसमें आपको मैं समझाऊं तो इसमें क्या होता है परावैद्युत या विद्युत रोधी पदार्थ में, इसमें आपने अभी देखा चालक में क्या गुण होता है। चालक में ये गुण होता है बच्चों की, चालक में आराम से आपके पास एक जगह से दूसरी जगह आवेश आ जा सकता है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था बच्चों की विद्युत रोधी पदार्थ या परावैद्युत में आपको कैसे समझना है। चालक के संदर्भ में क्या हो रहा था, आवेश एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। विद्युत रोधी में आवेश एक जगह से दूसरे जगह पे जा नहीं सकता। यही एक बहुत बड़ा अंतर है इसमें, कि इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। दूसरा शब्दों में आप ये कहें कि जैसे आपको करंट आराम से, करंट का जो बहता है, करंट किसके कारण बहता है, आवेश के प्रवाह के कारण बहता है। तो अगर आप कोई चालक लेते हैं तो उसमें आसानी से आप देखिए आवेश प्रवाह हो सकता है, इसीलिए उसमें क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन विद्युत रोधी पदार्थ में आवेश एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा सकता है, या उसमें कहें कि विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर रहेगा कि विद्युत रोधी पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ में आवेश एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा सकता है। यानी इसमें ये गुण रहेगा कि अगर आपने कोई विद्युत रोधी पदार्थ लिया और उसके किसी भाग में आपने आवेश दे दिया है, अब वो आवेश वहीं पे बना रहेगा, कहीं पे नहीं जाएगा, उसी भाग में बना रहेगा। अगर आपने उसके बाह्य भाग पे आवेश दिया है तो वो उसी जगह पे बना रहेगा। अगर आपने उसके आंतरिक भाग में, मान लीजिए प्लास्टिक का कोई भरा हुआ गोला है प्लास्टिक का, और इसके आपने आंतरिक भाग में धन आवेश दिया, तो इसी आंतरिक भाग में धन आवेश बना रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। जबकि चालक में आप देखते थे कहीं भी आप किसी भाग में आवेश देते थे वो उसके पूरे पृष्ठ पे समान रूप से फैलता था। आप चाहे आप बाह्य भाग में देते थे या आप अंदर के भाग में देते थे, इसमें ऐसा नहीं होगा विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ में। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं, उदाहरण में आप देखें, इसके उदाहरण में आपको कांच मिल जाएगा, रबड़ मिल जाएगा, ये सारे विद्युत रोधी पदार्थ हैं। और आप देख सकते हैं प्लास्टिक हो जाएगा, सूखे बाल आपके विद्युत रोधी होते हैं। आज बहुत सारे उदाहरण इसके भी मिल सकते हैं विद्युत रोधी पदार्थ के। तो ये हो गया विद्युत रोधी पदार्थ। अब आपने देखिए समझना ये चीज़ था कि आपको ये चीज़, तो आपको मैंने विद्युत को समझाने के लिए पदार्थों का दो तरीके विभाजन किया था। एक तो पदार्थ चालक में रखे गए, एक विद्युत रोधी या परावैद्युत की श्रेणी में रखे गए। अब इसमें आपको ये समझना है कि अगर हम थोड़ा सा और इस पर ध्यान देना चाहें तो एक श्रेणी और होती है पदार्थों की, जिसको हम जो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, बस यहाँ आपको थोड़ा सा हिंट दिए दे रहा हूँ, क्योंकि जो तीसरा श्रेणी में बताने चाह रहा हूँ इसका पूरा टॉपिक ही आपका लास्ट में दिया हुआ है आपकी 12th में, वो वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अच्छा खासा वो दिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक इसकी अंग्रेजी होती है सेमी कंडक्टर। अब आप देखिए कि इसमें विद्युत रोधी पदार्थ में आप मुक्त इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, वहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना के बराबर या कि ये बहुत कम मिलते हैं। अब इसीलिए इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। और भी सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उनकी संख्या चालक से तो कम रहती है, लेकिन विद्युत रोधी पदार्थ से ज़्यादा होती है। इसीलिए अर्धचालक के विद्युत गुण चालक से कम होते हैं, लेकिन
विद्युत रोधी से ज्यादा होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक से कम है। तो यहाँ पे जो विद्युत गुण होता है अर्धचालक में वो आपका चालक से कम होता है, किंतु विद्युत रोधी पदार्थ से ज्यादा होता है। तो जो आपके कुछ उदाहरण मैं इसके भी दिए देता हूं कि अर्धचालक कौन कौन से हैं। आपका ये भी आपने जहाँ केमिस्ट्री में ये सारे आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके उदाहरण हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से कम परंतु विद्युत रोधी पदार्थ से ज्यादा होती है, इसलिए इसका अर्धचालक का विद्युत गुण चालक से कम परंतु विद्युत रोधी पदार्थ से ज्यादा होता है। बस इतना अभी आप जानिए सेमीकंडक्टर के बारे में, अर्धचालक के बारे में। तो 3 श्रेणी में आपके पदार्थ हो सकते हैं, चालक, अचालक जिसे आप विद्युत रोधी बोलते हैं, या फिर अर्धचालक। तो ये हो गया आपका विद्युत रोधी और इन सभी चीजों का वर्णन। अब आपको मैं एक और हेडिंग, इसमें महत्वपूर्ण हेडिंग है, वो भी आपको समझनी है पहले, उसके बाद कुछ और आगे डिटेल पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युत प्रेरण, स्थिर वैद्युत प्रेरण, इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन स्थिर वैद्युत प्रेरण कैसी घटना है या इसका क्या अभिप्राय है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है आपके बोर्ड परीक्षाओं में, और आपको इसको समझना है क्योंकि ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसका भी हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या उपयोग से और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको सिखाई गई हैं। इसमें आप ये समझिए कि अगर आप कोई एक आवेशित क्षण लेके आते, मान लीजिए धन आवेशित क्षण है, ये धन आवेशित क्षण है, कोई भी धन आवेशित क्षण। अब धन आवेशित क्षण को आप किसी चालक के पास लाते हैं, ध्यान से समझिएगा इन चीजों को बच्चों। ये चालक है आपका। अब ये चालक के पास जब इसको लेके आएंगे तो चालक के परमाणु में क्या होगा वो आप समझें आप, क्योंकि चालक में बहुत सारे परमाणु होंगे। परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन इससे आकर्षित होंगे, ये धनावेश उस बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो वो अपनी कक्षाओं को छोड़ छोड़ के इस सतह पर इकट्ठा होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन सारे। इसी तरह यह सभी इलेक्ट्रॉन इधर से भागते चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस सतह के भी इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चले आएंगे। तो धीरे धीरे इस सतह पे आपका इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा शुरू हो जाएगा या अधिकता होने लगेगी, और यहाँ पे धनायन बन जाएंगे, रह जाएंगे। इस सिरे पे निगेटिव या कहें ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और दूसरे सिरे पे आपके धनात्मक आवेश आ जाएगा। इसी घटना को हम लोग स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं, और जब तक ये रॉड यहाँ पे इस तरह रखी रहेगी तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। इसी घटना को हम लोग स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। अब अगर चालक की जगह कोई आप अचालक लेते हैं तो इसी घटना में क्या होता है आपके, ये वो आप समझिए कि आप ये जानते हैं कि इसके परमाणु से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता नहीं है। तो इसके परमाणु से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता नहीं है तो अभी इसके परमाणु में या इसके अणु में विस्थापन सा आ जाता है। विस्थापन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ इधर आ जाता है इसके नजदीक, इसलिए ये धनायन इधर इस तरीके से हर परमाणु में नाभिक थोड़ा शिफ्ट हो जाता है या विस्थापित हो जाता है। तो इसमें आप ये कहें ऐसी कुछ स्थिति आ जाती है उसके हर एक अणु में या परमाणु में। तो यहाँ पे इस तरीके में भी इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक है धनावेश के, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीकरण। इसको आगे समझिए। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण में सबसे अच्छा जो आपको इस तरह कुछ कभी कोई चीज आपको एक सिरे पे आपको ऋण आवेश दूसरे पे धन आवेश है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि उस चालक के समीप आप एक आवेशित क्षण लेके आ जाएं, आपको ये स्थिति मिल जाएगी। अब इस स्थिति का हम किस तरह और आगे उपयोग करते हैं वो आपको अभी हम बताते हैं। अभी तो यहाँ से ये आप समझिए, ये स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो गया कि स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है, भू संक्रमण क्या होता है, और विद्युत पदार्थ क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। अब ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। और इसमें आप देखिए सारा जो थ्योरी है, जो भी पूरा हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें ज़्यादातर
जो रोल है वो इलेक्ट्रॉन का ही रोल है कि इलेक्ट्रॉन के इधर उधर होने से सारी चीज़ें कुछ ना कुछ हो रही हैं। तो अब आप देखें, अब अगला जो हेडिंग है वो हेडिंग इस पे आधारित है कि अभी तक तो आपने पढ़ा कि हाँ ये आवेशित था, इसका इस तरह आवेश का कारण क्या है। आवेश का कारण आपने समझा कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। फिर उसी के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें ज़्यादा होते हैं किसमें कम होते हैं, उसके ही आधार पे। और हमने चालक पढ़ा, आपका विद्युत रोधी पदार्थ पढ़ा और अर्धचालक पढ़ा। अब हम अगला जो हेडिंग पढ़ेंगे कि ठीक है अभी तक तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें आपने समझी। अब ये समझना चाहिए कि आवेशित अगर कोई चालक है तो उसको किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, किया गया होगा, या किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आवेशित करने के क्या प्रकार हैं, किसी को आवेश देने के कितने तरीके होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। तो अगला जो आपका हेडिंग है वो है आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जिंग प्रोसेस, ये आप बोल सकते हैं। चार्ज करने के कितने तरीके प्रोसेस होते हैं, आवेशन के प्रकार। इसको आप इस तरह समझे कि जो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं मुख्यतः मैं आपको समझाऊंगा, या आपके कोर्स में जो 3 मुख्य प्रकार हैं वो ये हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, या आप समझिए घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा आपका आप ये समझे बच्चों की चालन द्वारा आवेशन, आपको समझना। देखिए चालन और चालक अलग है, ये चालन मैं लिख रहा हूं, चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा आपका है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, इसकी अंग्रेजी भी हम लोग लिख लेते हैं। घर्षण द्वारा को हम लिखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन, ये कंडक्टर को चालक बोला गया और कंडक्शन अलग चीज है। ये चालन की इंग्लिश कंडक्शन होती है, चालक की इंग्लिश कंडक्टर होती है। फिर प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको इंडक्शन बोलते हैं प्रेरण की, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये 3 प्रकार आपके घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको समझना है। ये 3 तरीके से आवेशन हम लोग किसी भी पदार्थ का करना चाहते हैं। किस पदार्थ को आवेशित करने के लिए कौन सा तरीका होगा ये अब आपको समझना है, क्योंकि आपने पदार्थ ही पढ़ लिए 3 तरीके के पदार्थ, चालक पढ़ा, विद्युत रोधी पढ़ा और अर्धचालक पढ़ा। अब इसमें आपके जो कोर्स में चालक और विद्युत रोधी पदार्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें 3 तरीके हो सकते हैं। अब किस पदार्थ में कौन सा तरीका हम लोग उपयोग करेंगे इसको सीखते हैं। तो आवेशन के प्रकार में ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा।